हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पॉलिटी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे, अगर हम डी ट्रिपल एस पी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन सब का अगर आप टीजीटी एसएसटी की पॉइंट देखें, टीजीटी एसएसटी का सिलेबस देखें, तो उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। 10th की एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 हम देख रहे थे, तो सिलेबस ही देख लेते हैं क्योंकि हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया था फेडरलिज्म का। अब हमें तीसरा स्टार्ट करना है। तो सिविक्स का अगर सिलेबस देखें तो पहला ही पॉइंट है पावर शेयरिंग का, वो हम 10th के पहले चैप्टर में देख चुके हैं। उसके बाद फेडरलिज्म दूसरा चैप्टर है 10th का। अब उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डायवर्सिटी तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। ये हमारा 10th का तीसरा चैप्टर है, उसे ही आज देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सिलेबस का पॉइंट है ये आपका डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सारे सिलेबस देख लीजिए। सिविक्स का अगर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी का तीसरा पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डायवर्सिटी। तो ये हम देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। अगर हम बात करें कि हमने पढ़ क्या लिया है, हमने सत्ता की साझेदारी देखी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों आई थी, क्योंकि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। एक तो हमने श्रीलंका का लिया था, दूसरा बेल्जियम का लिया था। तो हमने वहां पर देखी कि उस जगह पर भाषा और क्षेत्र के आधार पर विविधताएं देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? भाषा और क्षेत्र के आधार पर विविधताएं थी। इन विविधताओं को खत्म करने के लिए हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तब दिक्कत आएगी। यह भाषा के आधार पर था। जब क्षेत्र के आधार की बात हुई तो क्षेत्र के आधार पर भी हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, संघवाद जैसा ढांचा चाहिए। और अगर संघवाद नहीं होगा तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ हम सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। इस वजह से हमने संघवाद देखा। अब हम बात करेंगे कि क्या केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही हमें विविधता देखने को मिलती है। अगर आपसी लोगों की बात करें, अपने आसपास के ही वातावरण को देखें, अपने भारत में ही देखें, तो हमें किस तरह की विविधता देखने को मिलती है। हमें शारीरिक बनावट के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। वर्ग होते हैं, धर्म, लिंग, जाति। और एसटी वर्ग की बात करें तो वहां पर कबीले होते हैं। तो इन आधारों पर भी हमें क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। और इन्हीं क्षेत्रीय विविधताओं का लोकतंत्र के साथ क्या संबंध है, लोकतंत्र इन विविधताओं को कैसे अपने में सजोए रखे हुए है और अपने देश का बंटवारा ना हो जाए उसमें लोकतंत्र किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो लोकतंत्र की जो सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य है, उसे बैठाकर कैसे रखा जाएगा, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं वो किस प्रकार का रूप धारण कर लेती हैं। सामाजिक विभिन्नताएं क्या केवल ऐसा हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पर विरोध चल रहा है वो विरोध एक तरह का हो कि हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, या फिर ये विद्रोह जो होता है वो हमारा कैसा रूप धारण कर ले, बहुत ही क्रूर रूप धारण कर ले और मारकाट जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ये भी चीजें हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे जो सामाजिक विभिन्नता है और लोकतांत्रिक राजनीति है, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति और सामाजिक विभिन्नता, ये सामंजस्य किस तरह का बैठा जा सकता है, वो सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो पहला ही एग्जांपल लेते हैं हम अमेरिका का। अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे। और ये आंदोलन आपके कब चल रहे थे, 1954 से लेके 1968 तक ये हमें आंदोलन देखने को मिले थे। अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका में 1954 से लेके 1968 के बीच अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे। और इसी समय की एक घटना है मैक्सिको के ओलंपिक की। मैक्सिको के ओलंपिक में क्या हुआ, 1968 में हुए मैक्सिको में ओलंपिक। और ओलंपिक के बारे में तो आपको पता है, पूरे विश्व में इस तरह का खेल है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसी में एक घटना हुई 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक का मुकाबला हुआ। और वहां पर दो व्यक्ति थे, एक थे कार्लोस, जॉन कार्लोस, और दूसरे व्यक्ति थे टॉमी स्मिथ। टॉमी स्मिथ,
ठीक है। ये लोग कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये लोग अफ्रो अमेरिकी लोग थे। अब अफ्रो अमेरिकी लोग क्या होता है, जब हमारा उपनिवेशीकरण चल रहा था तब उस समय की घटना किस तरह की हो रही थी। जो यूरोपीय लोग थे वो क्या करते थे, यूरोपीय लोग जाते थे अफ्रीका में, और अफ्रीका में जाकर अफ्रीका से जो अफ्रीकी मूल व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को गुलाम बना लिया करते थे और गुलाम बनाकर ले जाते थे अमेरिका में। अमेरिका ले जाकर इन गुलामों को बेचा जाता था। तो ये मूल कहां के व्यक्ति हुए, ये थे अफ्रीका के व्यक्ति, और बाद में कहां पहुंचाए गए, अमेरिका में पहुंचाए गए। जब अमेरिका में स्वतंत्र हो गया, ये जो उपनिवेशवाद था वो खत्म हो गया, उसके बाद जो अफ्रीकी लोग थे वो अमेरिका में ही बस गए, जो गुलाम थे वो अमेरिका में बस गए। तो इन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा गया, अफ्रो अमेरिकी लोग कहा गया। तो इनके बारे में ही बात चल रही है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति हैं, जो टॉमी स्मिथ हैं और जॉन कार्लोस हैं, ये लोग वहां पर एक मुकाबला हुआ उसमें जीत गए। क्या क्या जीते, ये स्वर्ण पदक जीते और ये जीते थे कांस्य पदक। तो कांस्य पदक और स्वर्ण पदक जीते। जब जीत जाते हैं तो आपने देखा होगा एक स्टेज पर इन लोगों को बुलाया जाता है। जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो ये अलग ढंग से वहां पर पेश आए। ये उस समय का फोटो है, अगर आप गौर से देखेंगे आपको यहां पर जूते दिखाई दे रहे हैं, क्या यहां पर जूते दिखाई दे रहे हैं, यहां तो जूते नहीं है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, मुट्ठी बांधकर खड़े हुए हैं, देख रहे हो, उसके साथ गले में एक काले रंग की पट्टी भी है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो इन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी, और यह प्रतिक्रिया एक तरह से विरोध थी अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था उस नागरिक अधिकार आंदोलन का समर्थन देने के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया। अब जो जूते नहीं पहनकर आए थे उसका कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने बोला अमेरिका में ये लोग गरीब हैं। कौन, अफ्रो अमेरिकी जो लोग हैं वो गरीब हैं, इस वजह से हम जूते नहीं पहन के आए हैं। ये उनके प्रदर्शन का एक तरीका था। इसके साथ जो काली पट्टी है इसमें गौरव का प्रतीक माना जाता है, तो इस वजह से, और ऊपर हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांधी है, तो ये क्या है, अमेरिका का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इस समय का। तो ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये उस समय जो चल रहा था 1968 की बात है। 1968 में भी भेदभाव चल रहा है, और ये भेदभाव किस तरह का हमें देखने को मिला, ये भेदभाव था नस्लीय भेदभाव। ठीक है, नस्लीय भेदभाव था। और नस्लीय भेदभाव क्या होता है, नस्लीय भेदभाव इस तरह से मान के चलिए कि हमने क्या देखा कि हमने जातीय भेदभाव देखा है, ठीक है, वर्ग के आधार पर भेदभाव देखा है अपने देश में, लेकिन नस्लीय भेदभाव इस तरह का होता है कि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर अगर जन्म लेते हैं तो वहां की एक नस्ल अलग हो जाती है। ठीक है, उस नस्ल में क्या होता है, अगर दो जगह की बात करें तो इनके शारीरिक बनावट अलग होगी, उसके साथ साथ नाक कान आंख ये बनावट अलग होगी, उनका शरीर किस तरह का है ये भी अलग होगा, इसके साथ साथ उनकी चमड़ी का जो रंग है वो भी अलग होगा। तो ये कुछ भेदभाव देखने को मिलते हैं, ये नस्लीय अंतर होते हैं। ठीक है, और नस्लीय अंतर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था अमेरिका में। अब आप समझ गए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए कि क्या है, कि क्या केवल धर्म या जाति के आधार पर ही भेदभाव है, नहीं, नस्ल के आधार पर भेदभाव है, केवल भाषाई आधार पर भेदभाव है, नहीं, नस्ल धर्म जाति लिंग इन सभी आधारों पर भेदभाव है, केवल एक तरह की विविधता नहीं दिखाई देती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। जो हमने बात करी कि क्या क्या है, जैसे अफ्रो अमेरिकी लोग हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया ये किस तरह के लोग थे। अगर बात करें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में, यहां पर जो अफ्रीकी लोग थे उन्हें अमेरिका में बसाया गया था और ये गुलाम की तरह लाए गए थे। बाद में ये लोग यहां की ही नागरिकता लेकर यहीं बस गए और उन्हीं लोगों को अफ्रो अमेरिकी लोग कहा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे वो क्या था, वो एक तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन था। और शांतिपूर्ण आंदोलन में क्या होता है, यहां पर जो कानून थे व्यवस्था थी उनकी हमें क्या करनी होती है, उनका हमें आदर करना होता है और उनके साथ ही हमें चलना होता है। तो ये चल क्यों रहे थे, जो अफ्रो अमेरिकी लोग थे उनके साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसी भेदभाव को मिटाने के लिए इस तरह का आंदोलन अमेरिका में हमें देखने को मिला था। और ये कैसा था, शांतिपूर्ण अहिंसक
था। ठीक है, तो अहिंसक हमने देख लिया, लेकिन क्या अहिंसक ही आंदोलन होते हैं? अहिंसक आंदोलन नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर मैं अगले आंदोलन की बात करूं तो एक आंदोलन और हुआ था, उसका नाम क्या था? अश्वेत शक्ति आंदोलन। और यह आंदोलन कब हुआ? 1966 में उभरा था। बिल्कुल एकदम सिमिलर है, सेम टाइम पर ही है। वो 1968 तक चला था, ये 1966 में उभरा और 1975 तक चला। लेकिन ये आंदोलन कैसा था? उग्र था। इसमें मारकाट, हिंसा हमें देखने को मिली थी। आंदोलन दोनों एक जैसे ही हैं, नस्लवाद के ऊपर ही आंदोलन है। ये भी आंदोलन और नागरिक अधिकार आंदोलन, दोनों ही आंदोलन नस्लीय भेदभाव के खिलाफ थे। और नस्लीय भेदभाव में एक आंदोलन कैसा हो रहा है? शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, और एक आंदोलन आपका हिंसक आंदोलन हो रहा है। तो ये भी आप देख लीजिए कि हिंसक आंदोलन भी हो सकते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है वो कब से कब तक चला था? आपका 1966 से 1975 चला था। और अगर हम अफ्रो अमेरिकी लोगों के बारे में बात करें तो वो आंदोलन जो चला था वो कब तक चला था? आपका 1954 से लेके 1968 तक चला था। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें याद रखनी है। अब जो आंदोलन चल रहा था, अमेरिकी वाला जो आंदोलन चल रहा था, उसमें ये लोग टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। इन लोगों का योगदान बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला था। बहुत बड़े स्तर पर जाके इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो बाद में इनके ही सम्मान में एक प्रतिमा बनाई गई थी 20 फुट की। ठीक है, और ये प्रतिमा कहां पर बनी हुई है? ये प्रतिमा बनी हुई है सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये आपको याद रखना है, 2005 में ये प्रतिमा बनाई गई थी। कहां पर? सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में। और किन की है? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की है। और यह प्रतिमा किसको दर्शा रही है? 1968 के पदक वितरण समारोह को दर्शा रही है। मतलब यही वाला जो, ये वाला जो हमने चित्र दिखाया ना, यही आपको देखने को वहां पर मिलेगा। तो इतना आप समझ गए। यहां पर ये मैक्सिको के ओलंपिक की घटना है, अमेरिका के बारे में है। तो ये चीजें हमने देख ली। अब एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा अमेरिका का जो अभी रिसेंट में है, अमेरिका का वो एग्जाम्पल हो गया। उससे पहले हमने क्या देखा? हमने बेल्जियम देखा, तो बेल्जियम का भी हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने श्रीलंका का देखा, तो श्रीलंका। 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए। अब 3 एग्जाम्पल के आधार पर ही हम देखेंगे कि जो समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं और विभाजन होते हैं, तो ये किस प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका में कैसा भेदभाव देखने को मिल रहा था? हमें देखने को मिल रहा था नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव देखने को मिला, और ये नस्लीय भेदभाव का ही विरोध कर रहे थे जो खिलाड़ी थे, वो वहां पर नस्लीय भेदभाव का विरोध कर रहे थे। और पिछले अध्याय में जो हमने बेल्जियम की बात की, श्रीलंका की बात करी, तो वहां पर भेदभाव कैसे दिखाई दे रहे थे हमें? क्षेत्रीय और सामाजिक भेदभाव। क्षेत्रीय भेदभाव देखने को मिले, क्षेत्रीय और सामाजिक भेदभाव देखने को मिले थे। ठीक है, यही बात की थी हमने। वहां पर कैसी हो रही थी? भाषा के आधार पर हमें देखने को मिल रहा था, और क्षेत्रीय आधार पर, मतलब समाज में किस प्रकार का भेदभाव है वो हमें देखने को मिल रहा था। श्रीलंका में बंटवारा जो हो रहा था वो भाषा के आधार पर हमें देखने को मिला। भाषा के आधार पर यह हमें देखने को मिला था। वहां के लोग कैसे थे? कौन कौन सी भाषा? सिंहली भाषा बोल रहे थे, तमिल भाषा बोल रहे थे। याद है ना? देखिए, अगर आप पुराना भूल गए तो आपको नया कैसे याद रहेगा, किस तरह से याद रहेगा? आप क्वेश्चन गलत कराएंगे और फिर मुझसे आके मत कहना कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। मैंने तो आपको पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए और मुझसे पूछिए कि आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हिलना नहीं चाहिए। एक बार मैंने पढ़ा दिया वो आपको रट जाना चाहिए, आप भूल ना जाए। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? अब देखिए, लोकतंत्र के ऊपर ही पूरी एनसीईआरटी है, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका लोकतंत्र के ऊपर है। तो पहले चैप्टर की तुलना चौथे चैप्टर से होगी, तो आपको पहला चैप्टर तैयार होना चाहिए ना। तो इस वजह से ही मैं कहता हूं कि सारे सीक्वेंस से एक बार देख लीजिए। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, 44 45 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ये सारी क्लासेस आप देख लीजिए। 1.5 की स्पीड करिए और सारे एक बार में रिवीजन कर जाइए। ठीक है, पुराना आप रिवीजन कर जाइए। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप देख लीजिए। और बाकी का अगर आप फ्री हैं, लेटने जा रहे हैं, तो वहां पर आप अपना चला के रखिए और 2 लेक्चर देखिए, सो जाइए आप आराम से। तो इस तरह का काम आपको करना है। वीडियो आप देखिए 1.5 की स्पीड पर देखिए, जिससे आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। आपको बार बार दिखाई देगा ना, बार बार मेरी आवाज सुनाई देगी, तो आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा।
तो इतना हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। जो असमानताएं हैं, समानताएं हैं, वो किस प्रकार की, हमने नस्लीय भेदभाव देखा, क्षेत्रीय और सामाजिक भेदभाव बेल्जियम में देखा, श्रीलंका में भाषा के आधार पर भेदभाव देखा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं हमें एक तरह की देखने को नहीं मिल रही हैं। हर जगह पर अलग अलग तरह की विविधताएं देखने को मिलेंगी। अगर भारत में बात करें हम, तो धर्म के आधार पर भी हमें विविधता देखने को मिलती है, भाषा के आधार पर भी हमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना कि हिंदी भाषा पर कितना ही अपने देश में विरोध होता है। तो भाषा के आधार पर तो नहीं सोचा था, लेकिन भाषा के आधार पर भी विरोध हो रहा है अपने देश में। तो इस तरह का जो पॉइंट है, ये हमें बताता है कि भेदभाव सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, विभिन्नताएं एक प्रकार की नहीं होती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको विविधताएं देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो मोस्टली किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, हमें जन्म के आधार पर देखने को मिलता है कि हमारा जन्म किस में हुआ, कौन सी जाति में हो गया, कौन से धर्म में हो गया, उसके आधार पर अगर हम भेदभाव देखें तो ये कैसा हो रहा है, जन्म के आधार पर हो रहा है। याद रखना है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म के आधार पर देखने को मिलता है। और ये अपने समुदाय में चुनना अपने हाथ में नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति है, वो सवर्ण जाति में पैदा हो गया, ठीक है, तो सवर्ण जाति में पैदा होना उसके लिए क्या है, उसने खुद का कुछ लगाया, कोई एफर्ट था क्या उसका, या फिर वो एसटी वर्ग में पैदा हो गया, एससी वर्ग में पैदा हो गया। तो ये किसी भी वंश में अगर कोई व्यक्ति पैदा हो गया, उसमें उसका खुद हाथ नहीं होता है, ठीक है। और इसी आधार पर अगर किसी समुदाय को बांट दिया जाए कि मैं पैदा हुआ और पैदा होते ही मुझ पर एक ठप्पा लगा दिया गया, बोला गया कि आज से आपका वंश ये है, आज से आपका धर्म ये है, तो ये बातें कौन हमें बता रहा है, ये बातें हमें समाज बता रहा है। और समाज ने ही ये एक कॉन्सेप्ट बना दिया पूरा कि हमें इस आधार पर विभाजित कर दिया जाए। और इस आधार पर विभाजित होने से क्या हो रहा है, सामाजिक विभाजन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो जन्म के आधार पर विभाजित हो जाए और समाज उस आधार को बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक भेदभाव कहेंगे। तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं कि जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का अनुभव हम दैनिक जीवन में रोज करते हैं। कैसे, आपने देखा होगा, देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उन चीजों को थोड़ा सा इस तरह से लेना चाहिए कि केवल हम पढ़ाई के रूप में ही ना देखें। मैंने बहुत सारे जो चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल है या कोई भी डिस्कशन ग्रुप है, तो उनमें मैंने देखा है कि आप जाति के आधार पर किस तरह की बातें करने लगते हैं, धर्म के आधार पर किस प्रकार की बातें करने लगते हैं। अरे आप तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़े लिखे होना और ना पढ़ा लिखा होना, दोनों में अंतर होता है ना। और वो अंतर मैं चाहता हूं कि आप लोगों में आए, कि आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों में इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं फलाने जाति का हूं। आप किसी भी जाति के हो, आपने अपने लिए क्या किया, आपने खुद क्या कमाया और खुद के पास क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान आपके कर्मों से और आपकी एक्टिविटी से बन रही है। अगर आप गलत एक्टिविटी करेंगे, अगर आप दूसरे के धर्म को गलत साबित करेंगे, तो क्या आपका धर्म अच्छा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कहीं पर भी। अगर आप पर्सनल चैट कर रहे हैं वहां पर भी, अगर आप पब्लिक चैट कर रहे हैं वहां पर भी, आपको क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर जो इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो हम इस चीज का एक फायदा उठाते हैं, ठीक है। क्या उठाते हैं कि अरे मैं कुछ भी यहां कह जाऊंगा और सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा, मेरी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी, तो लोग मुझ पर ब्लेम नहीं करेंगे। अगर आपको सच में लगता है कि इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, इस तरह की अभद्रता करनी चाहिए, तो आप अपनी रियल आईडी से आइए, आप अपना रियल नाम, अपना पता वहां पर लिखिए और उसके बाद इस तरह का कमेंट करके बताइए। आपका मन खुद ही गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप भी अंदर से जानते हैं कि इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह की अभद्रता करना, इस तरह का भेदभाव दिखाना, इस तरह से फूट डलवाना गलत है। सही बात तो यही है कि अगर आप रियल नाम से आएंगे तो आपको पता है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी है। वो क्या करते हो आप, अलग अलग नाम रख लिया और उसके बाद कोई भी भाषा बोल दी कि इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना।
तो ये चीजें आपको नहीं लेके आनी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़े लिखे लोगों में और बिना पढ़े लिखे लोगों में अंतर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की चीजें ना करें। बाकी का देखो आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता है। मैंने कुछ जगह पे देखा है कि स्वतंत्रता का भी गलत मतलब निकालते हैं, बोलने की अभिव्यक्ति है, मुझे बोलने की अभिव्यक्ति में भी क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो जो ये जन्म के आधार पर जो सामाजिक विभाजन है वो हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में कैसे देखने को मिलता है, अगर आप अपने आसपास देखें तो कोई भी स्त्री है या पुरुष है तो उसमें हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति लंबा है छोटा है तो उसमें भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, किसी को काला बोल रहे हैं, गोरा बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। हमें पता है क्या कि काला रंग गलत होता है, काला रंग अच्छा नहीं होता है, भाई ब्लैक तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आप इस बात को लेकर किसी का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। उनकी शारीरिक क्षमताओं या उनकी अक्षमताओं को लेकर अब तो क्या चलने लगा है, डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट और आ गया है कि डार्क, अरे भाई मैंने एक डार्क कमेंट कर दिया भाई, मजा आ गया बिल्कुल एकदम। ये सारी चीजें बहुत व्यर्थ हैं, इस तरह की चीजें ना करें। और सोशल मीडिया जिस तरह से ऐसे चल रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि विकास किस प्रकार से हो रहा है। बाकी का आपको समझदार है क्या चल रहा है। इस तरह की जो डार्क कॉमेडी मुझे तो नहीं पसंद है, बाकी का आपको पसंद हो तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये डार्क कॉमेडी गलत है, मैं बस ये बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है पंच अप, एक होता है पंच डाउन। तो आपको पता है ना कि पंच डाउन नहीं हम कर सकते, पंच अप कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक छोटी हाइट का व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो छोटी हाइट का मजाक उड़ा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी हाइट का व्यक्ति है वो छोटी हाइट का मजाक नहीं उड़ा सकता है। तो ये पंच अप पंच डाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीजें कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में आपस में बैठे हुए हैं, आप डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, देखिए तो सबको मजा लेना चाहिए। तो आप अपने आपस बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड में, लेकिन वो बातें आपकी लीक नहीं होनी चाहिए, वो बातें आपकी सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आने से आपका जो व्यवहार है, जो आपका समाज है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों पर, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, और वही बातें आपके भी लोगों के सामने आएंगी। तो ये चीजें हमें वहीं पर नहीं करनी है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है सामाजिक भेदभाव में। अब हम सामाजिक विभाजन का दूसरा रूप और देखते हैं। एक तो कैसा विभाजन है कि हमें क्या कर दिया गया, जन्म के आधार पर भी हमें बता दिया गया कि हमारा ये विभाजन हो चुका है, ठीक है। हम एक कास्ट में पहुंच गए हैं, हम एक धर्म में पहुंच गए हैं, ये चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन कुछ चीजें हैं वो केवल जन्म के आधार पर ही हमें नहीं बांटती हैं, वो चीजें हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर भी बांटती हैं। जैसे कई लोग हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके माँ बाप अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। जैसे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और उसे क्रिश्चियन धर्म पसंद आ गया, तो उसने क्या किया, धर्म परिवर्तित कर लिया। तो धर्म में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन क्या धर्म में परिवर्तन से उसके समाज में उस पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है? बहुत से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। जो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, एससी कास्ट के लोग थे, उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया, क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गए वो लोग, लेकिन वो उसी समाज में रह रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को पता है कि अरे ये कौन था, ये व्यक्ति एससी कास्ट का था, तो उसके साथ एससी कास्ट की तरह ही व्यवहार फिर भी किया जा रहा है। वो उसने धर्म का परिवर्तन कर लिया, फिर भी उसके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह के भेदभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये हमने देख लिया कि पसंद के आधार पर हमने क्या किया, धर्म में परिवर्तन किया। उसी तरह से अगर हम शिक्षा प्राप्त करें, अगर हम लोग पढ़ाई करें या पेशा, कोई एक पेशा अपना लें, तो उसके साथ भी हमारा भेदभाव हो जाता है। जैसे हमारी संस्कृति में बदलाव आता है ना, जब हम समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो पहले हिंदू धर्म था या मुस्लिम धर्म था और उसके बाद उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव होने के बाद हमने पढ़ाई की, उसके साथ साथ कोई भी पेशा लिया और खेल, संस्कृति, तो इसमें क्या है, धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। तो बदलाव इस प्रकार का भी हमें देखने को मिलता है, और इस आधार पर भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है कि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं पुराने जमाने के लोग होते हैं, कुछ नए जमाने के लोग होते हैं। तो ये जो इसमें अंतर है, ये भी हमें समाज में अंतर देखने को मिलता है। जो जेन जी जनरेशन अभी चल रही है, तो इस तरह का भेदभाव भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग खुद को अलग समझ रहे हैं और पीछे वाले लोगों को अलग समझ रहे हैं। ये भेदभाव भी सामाजिक भेदभाव में आएगा, ठीक है। तो किस आधार पर, एक तो धर्म को परिवर्तित करके हम अपने चुनाव के आधार पर कर सकते हैं। तो चुनाव के आधार पर क्या होगा, धर्म में परिवर्तन किया, या फिर हमने पढ़ाई की, कोई पेशा
अपना लिया, उसके साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव किया। सांस्कृतिक गतिविधियां किस प्रकार की, जैसे हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है और वो क्या कहता है कि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। एक व्यक्ति है वो कहता है मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और गंगा सच में पवित्र है, लेकिन अगर आप संगम की बात करें तो वहां पर क्या है कि वहां पर गंदगी हो गई है, उस जगह पर मैं नहीं नहा पाऊंगा। यमुना पवित्र है, लेकिन अगर आप दिल्ली में पहुंच जाओ, यमुना एक नाले की तरह बह रही है, तो मैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा है, मैं भी हिंदू धर्म का समर्थक हूं, लेकिन मुझसे कह दिया जाए कि दिल्ली में यमुना में नहा लो, क्या आप नहा लोगे? कोई भी व्यक्ति नहा लेगा। यमुना पवित्र है, लेकिन किस जगह पर? उसे अपवित्र कर दिया गया हम लोगों के द्वारा ही। आप जाइए पहाड़ों पर, वहां जाके नहाइए, ऋषिकेश में नहाइए, हरिद्वार में नहाइए, गंगा में, समझ में आएगा ना कि ये भी क्या चीजें हैं। ये हमने क्या किया, अपने सांस्कृतिक गतिविधियों में ही बदलाव कर लिया। क्यों? अपने अकॉर्डिंग बदलाव किया कि देखिए ये चीज हमारे लिए सूटेबल है, ये चीज सूटेबल नहीं है, इसे हम अपनाएंगे, इसे हम नहीं अपनाएंगे। तो इस आधार पर भी हमने क्या किया, सामाजिक भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का एक रूप नहीं लेती है। अब ये विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो क्या सभी विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव का रूप ले लेंगी? इनके पीछे जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, उनके पीछे कारण बहुत जरूरी होते हैं। जो बंटवारे हो रहे हैं उनके पीछे के कारण बहुत गूढ़ होते हैं, इनकी गहराइयां, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और अलग अलग तरह के लोगों के बीच में ये पुल का काम भी करते हैं, इन्हें जोड़ने का काम भी करते हैं। और ये जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, यही क्या होता है, ये ही भेदभाव को बनाते भी हैं और भेदभाव को बिगाड़ते भी हैं। कुछ लोग होंगे जो हिंदू धर्म में यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि अरे ये हिंदू धर्म का व्यक्ति है और इसमें एक सवर्ड क्लास का है, एक एससी क्लास का है, ठीक है, तो यहां पर तो भेदभाव चल रहा है। अमेरिका पहुंच गए दो लोग, ठीक है, एक इंडियन है, एक इंडियन है। अब ये क्या कर रहे हैं, अरे आप भी इंडिया से हो, आप भी इंडिया से हो, अरे हम लोग साथ बैठ के चलते। फिर उन्हें ये नहीं दिख रहा कि ये सवर्ड कास्ट का है या एससी कास्ट का है। ये होता है ना, आपके साथ भी होता है। तो ये चीजें हैं जो क्या कर रही है कि बना भी रही हैं और बिगाड़ रही हैं। एक पुल बना देती हैं जिसमें क्या होता है, एक साथ भी चलने की कैपेसिटी होती है, और जब एक अपनी जो स्थितियां आ जाती हैं उनके अकॉर्डिंग वो बाद में बदलाव भी कर लेते हैं कि यहां पर हम ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसी का एक एग्जांपल था अभी जो हमने बताया था ना, जो अभी एक मैप दिखाया था, ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मन थे, ये वाले जो नॉर्मन हैं, ये व्यक्ति हैं, ये जो हमने इनके बारे में बात की, ये नॉर्मन है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये लोग भी इनका विरोध में शामिल हो गए। जबकि ये विरोध कैसा चल रहा है, ये विरोध चल रहा है अश्वेत लोगों का, जबकि ये तो श्वेत है ना, तो ये क्यों इसमें शामिल हो गए? तो यही भेदभाव में एक रूप है कि कहीं पर ये जोड़ता है, कहीं ये तोड़ता है। जोड़े ये किस प्रकार से कि एक खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने कहा कि भेदभाव हो रहा है, और उसके साथ दूसरा एक खिलाड़ी है, वो श्वेत होने के बाद भी कह रहा है कि मैं खिलाड़ी होने के साथ इन लोगों से जुड़ा हुआ हूं, इस वजह से मैं इनके विरोध में समर्थन दूंगा। ये होता है जोड़ने का काम, कि यहां नॉर्मन जो व्यक्ति थे वो अफ्रो अमेरिकी लोगों के साथ मिलकर विरोध कर रहे थे, जबकि कार्लोस और स्मिथ थे, वो कैसे थे, वो अफ्रो अमेरिकी लोग थे, वो काले थे। तो अश्वेत और श्वेत जो नॉर्मन थे वो भी क्या कर रहे थे, इनका साथ दे रहे थे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने जो नस्ल के आधार पर भेदभाव है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जुड़े किस प्रकार से थे, क्योंकि इनके ऑक्यूपेशन, इनके खेल के तरीके से एक साथ खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। अब समझ में आया कि जुड़ कैसे रहे हैं और टूट कैसे रहे हैं। यही एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कार्लोस और स्मिथ की बात करें, नॉर्मन की बात करें, ये खिलाड़ी होने की वजह से, अपने पेशे की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए। जबकि अगर इनके भेदभाव की बात करें तो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर ये लोग अलग अलग थे, और फिर भी नस्ल के आधार पर भेदभाव चल रहा था, जिसमें इन तीनों ने एक साथ काम किया। अब बात करें धर्म की, तो क्या धर्म को मानने वाले लोग समुदाय से अलग नहीं होते हैं? वो भी समुदाय में अलग हो जाते हैं, उनकी जाति और पंथ अलग अलग होते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां हैं ना, तो जाति के आधार पर अलग हो जाती हैं। और यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से करीब महसूस करें। अब जो एसटी वर्ग का व्यक्ति है वो दूसरे एसटी वर्ग से व्यक्ति से करीबता महसूस करता है, अगर कोई सवर्ण है वो सवर्ण से करीबता महसूस करेगा। तो इस प्रकार का भी भेदभाव हमें देखने को मिल रहा है। और जबकि धर्म
धर्म एक ही है, दोनों का धर्म एक है, लेकिन यहां पर भी भेदभाव महसूस हो रहा है। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और एक ही परिवार में अगर अमीर गरीब की बात करें तो उसमें भी संबंध नहीं हो पाते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो आपस में मिल जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के भी भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और इन चीजों में ही हमें समाज है ना, समाज हर तरह का है, हर तरह के व्यक्ति हैं इसमें, और सबकी सोच अलग है, सब में विविधताएं देखने को मिल रही हैं। ये आपसी विविधताएं हैं और इन्हीं विविधताओं को एक साथ बना के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह के लोग हैं वो एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि गरीब भी है, अमीर है, उनमें भेदभाव होगा। कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर अलग है, उसके साथ साथ नस्ल के जाति के आधार पर अलग है, लेकिन इंडियन होने के हिसाब से एक है। तो ये भी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो एक ही तरह के लोग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे आपके एग्जाम में आएगी, सीधी सीधी लाइन आएगी। एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं एक ही तरह के लोग। विभिन्न विभिन्न तरह के लोग जो होंगे वो एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में जो हमारी पहचान बनती है वो अलग अलग रूप धारण करती है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया आज का। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे और इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमने सामाजिक विविधता थी, उसका रूप हमने देख लिया। आज की वीडियो में हमने सामाजिक विविधता का रूप देखा, धर्म जाति लिंग के आधार पर हमने भेदभाव देखा, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन, अपने खिलाड़ी होना, और ये भी हमने देखा कि जो ये भेदभाव है ये भेदभाव तोड़ता तो है ही, जोड़ता भी है। तो तोड़ने के साथ साथ जोड़ने का भी काम करता है। हमने ये भी एग्जाम्पल देख लिया था। तो ये क्या है, ये हम समाज में आपस में क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो महसूस कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा। ये इस तरह की बातें होती हैं जो बड़ा मजा आता है इन बातों को करने में। ठीक है, तो अच्छा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और लेक्चर पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए। और बाकी क्या हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैंने आपके लिए क्या किया है, पूरा ईएमआरएस के लिए बना दिया है। तो ईएमआरएस का आपका 100 डेज का प्लान आपका चल रहा है, 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा। वैसे ही DSSP का भी मैं एक प्लान आज लेकर आऊंगा जो आपका 100 डेज का होगा, और वो भी आपका ईएमआरएस के साथ ही चलेगा। अलग अलग क्यों है, क्योंकि आपके जो पार्ट ए का टॉपिक है, पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में बहुत अलग अलग है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है सबका। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे अलग रखेंगे। बाकी का जो पार्ट बी है वो सेम है, और DSSB का ईएमआरएस का बिल्कुल सेम है। और एक चीज याद रखना, ठीक है, संडे को आपका एक पेपर हुआ करेगा, उस पेपर में सबको उपस्थित होना है। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम पर हम उपस्थित होंगे। मैं आपको हर संडे को एक पेपर दिया करूंगा और ये लाइव चला करेगा। लाइव चलने से क्या होगा कि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, DSSP के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ईएमआरएस के लिए इतना नहीं है, लेकिन एक टाइम बाउंड होना चाहिए जिसमें आप अपना पेपर पूरा कर लें। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आपके लिए हुआ करेगी। अगर DSSP का पेपर हुआ करेगा तो उसमें 30 सेकंड हुआ करेंगी, ठीक है, और ईएमआरएस का होगा तो उसमें 1 मिनट हुआ करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या किया करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन आपको 1 मिनट तक दिखाई देगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बदल जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हुआ करेंगे उनके लिए 2-2 मिनट कर लेंगे। बाद में इस टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। आपका लाइव टेस्ट हुआ करेगा, आप अपने सामने रखिए मोबाइल, स्क्रीन पर क्वेश्चन चला करेगा, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लिख लेने हैं। बाद में टेलीग्राम पे पोस्ट करना है कि इसका आंसर हमने इतना दिया, कितने आंसर सही है, आंसर की मैं आपको बाद में बता दिया करूंगा। फिर एक क्लास और लाया करेंगे, उसमें हम क्या किया करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया करेंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं। अभी तक देखिए यूट्यूब पर किस तरह की चीजें चल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आते हैं, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करके आपको आंसर दे दिया और तुरंत आपको आंसर मिल गया, आप आंसर बाद में भूल गए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको लाइव होने का एहसास भी तो होना चाहिए कि लाइव चल रही है कोई चीज और उस चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके 20 पेपर, लगभग 22 पेपर आपके होंगे। उन 22 पेपर में आपको यहां पर उपस्थित होना है और हर संडे को आपका एग्जाम हुआ करेगा जिसमें टाइम पर बैठना होगा। तो लेक्चर में इतना ही। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।